राम राम दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी की रिवीजन क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है हिंदी रिवीजन की। इसको करने से आपको यूपी पुलिस की जो आने वाली है अभी हमारी जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो ये जो हम लोग सेट लगा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर सेट है और देखते हैं कितने आपके सही होते हैं। आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है? नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है। पूछा है नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? तो उत्कर्ष, कमल, अंबर और उपवन। इनमें से हमारा एक आंसर सही है, जो ए वाला है वो गलत आंसर है। ठीक है, इसमें कई सारे आंसर गलत भी ठीक है, सही भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको सही आंसर बताना है। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, जो कि नलिन और राजीव का जो पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे कमल, हमारा कमल का पर्यायवाची होते हैं नलिन और राजीव। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची अच्छे से तैयार करने, पढ़ने, प्रीवियस ईयर के लगाने, देखने हैं। उसमें पर्यायवाची आपको कई सारे रिपीटेबल मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपको जैसे मैंने अभी कमल का बताया है, कमल के साथ साथ यहाँ पे और भी हैं, इनके भी आप पर्यायवाची ढूंढ के पढ़ेंगे और आपको उसमें से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ये पूर्व और उत्तर दिशा, चूंकि बीच की दिशा जो आप जो पढ़ते ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण नीचे, पूर्व और उत्तर, इसके बीच इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? कुल हमारी अगर बात करें तो 8 मोस्टली 4 आप दिशाएं पढ़ते हैं, लेकिन 8 दिशाएं होती है। ये जो बाकी की 4 दिशाएं ये बची हैं, ये दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो इससे उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच पूछा गया है। तो उत्तर और पूर्व की दिशा की बात करें तो ये हमारा ईशान होता है। ठीक है, ईशान कोण बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो पूछा गया है यहाँ पे सही अर्थ भेद क्या है। ठीक है, सही अर्थ भेद मतलब यहाँ शशधर और शशिधर, मतलब चांद, शिव, विष और विष, धन, जहर। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑप्शन पे चलते हैं तो प्राकृति, प्राकृत और प्राकृतक। प्राकृत मतलब एक भाषा है, प्राकृतक मतलब यथार्थ, यथार्थ नहीं होता है। प्राकृत मतलब हमारा नेचर जिसे बोलते हैं वो होता है। ठीक है, वर्ण और वर्ण, वर्ण और वर्ण में वर्ण हमारा अक्षर होता है, वर्ण माने रंग होता है। ठीक है, विष और विष, तो यहाँ पे जो विष है वो जहर होता है, लेकिन यहाँ पे धन बताया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे तीनों ही गलत हो गए, लेकिन सही आंसर क्या है? शशधर और शशिधर। शशिधर का मतलब होता है शिव होता है और शशधर मतलब चांद से कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? पूछा इन विकल्प में से कौन सा वाक्य सही है? अगर हम वाक्य को पढ़ेंगे खुद पता चल जाएगा। 10 बजने को 15 मिनट, 10 बजने को, यहाँ तो 10 बजने में 15 मिनट हम लोग बोलते हैं, है ना? तो ये ए वाला गलत हो जाएगा। बी वाला, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछे, तो अध्यापक को नहीं, यहाँ पे से, कारक चिन्ह से आएगा। यहाँ पर भी में आएगा, में, है ना? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ बैठा नहीं है, बैठ कर होगा, है ना? कर, बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आप पुल्लिंग पहचानना है। देखो, पुल्लिंग पहचानने में हमको पता है पुरुष जाति का बहुत कराता है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग कर जाते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इन सब को आप याद नहीं रख सकते। इसके लिए एक सबसे बेहतर तरीका इनका वाक्य प्रयोग करना सीखें। जो भी शब्द होता है उसका वाक्य प्रयोग करें, उसको समझे कि क्या कहना चाह रहा है। अगर हम बात करें मुद्रिका, मुद्रिका देखने में सुंदर लगती है। ठीक है, मुद्रिका को हम अगर बोले कि मुद्रिका देखने में सुंदर लग रही है, या अगर हम इसको कहें मुद्रिका देखने में सुंदर लग रहा है, तो लग रहा है, हम अगर हम उसको बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा आंसर अपने मन समाज सबकॉन्शियस माइंड को कहता है ये सही नहीं है ना। मुद्रिका देखने में सुंदर लगती है या लग रही है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अजवाइन वाला भी, अजवाइन वाला शब्द जो अजवाइन है, ये भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पराधीनता, पराधीनता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। इससे अभी वाक्य बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वाक्य को सोचना पड़ेगा। बट पेपर में आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो हमारा विहार, विहार राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है। जैसे वह नदी में विहार कर रहा है। ठीक है, समझ गए? वह क्या कहें कि विहार करना, विहार
नदी में होता है, ठीक है, विहार नदी में होती है लिखेंगे तो अजीब लग रहा है ना, कहने का तात्पर्य समझ लेना। विहार नदी में होता है तो विहार कहाँ करने जाते हैं, नदी में करने जाते हैं, तो विहार हमारा जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो कुछ शब्द एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो हमेशा सदैव एक वचन में प्रयोग करने वाले, बहुवचन में प्रयोग कुछ शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 इसमें से शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं सदैव, लेकिन एक शब्द यहाँ पर जो हमारा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुवचन की बात करें, जैसे हमारा प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है, ये सब हमारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन सोना हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, कारक पूछा गया है, कारक। तो कारक जो पूछा है यहाँ पे, हे ईश्वर, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यहाँ संबोधन कारक है। कारक हमारे 6 कारक होते हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। कर्ता ने काम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध काकी के, ठीक है, संबंध काकी के संबोधन है यार, तो ये हमारे कुछ कारक होते हैं, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको पहचान में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव तत्सम आपने पढ़े होंगे। तद्भव जो हमारे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, तद्भव हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ताप, शांति, जलधि, काज। काज अगर यहाँ पे पूछा शब्द तद्भव शब्द कौन सा, हिंदी का। काज का मतलब होता है कार्य होता है, जलधि मतलब जलध, पंकज, नीरज, ये पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे कमल के। ताप जो गर्म चीजें होती हैं, लेकिन शांति जो हमारा यहाँ पे तद्भव शब्द है, यहाँ पे शांति तद्भव शब्द आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी सब तत्सम शब्द दिए गए हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब यहाँ पे तत्सम शब्द पूछे गए, जैसे नव्य, स्वर्णकार है, डंडा, नाक, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा। अगर बात करें यहाँ गधा, कुम्हार, यहाँ पे जो हिंदी का शब्द है, डंडा, नाक, यहाँ पर नाक हिंदी का शब्द है, डंडा भी हिंदी शब्द है, पलंग, पीला भी हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर यहाँ पे नव्य, स्वर्णकार बोले तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द, क्योंकि नव्य का अर्थ होता है नया और स्वर्णकार को सुनार बोलते हैं, ठीक है। पलंग पल्लव करके कुछ होता है, पीला पीताम्बर होता है, दंड गंडा होता है, नासिका नाक होता है, कुंभकार कुम्हार होता है और गधब गधा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? समास बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप समझ सकते हैं। द्वंद्व समास में देखो जो दोनों ही पद इसमें समान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे माता और पिता, माता पिता में माता और पिता अगर बात करें, यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। उपभेद की बात करें तो कर्म तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है नज्ञ समास, नज्ञ, ठीक है। तो द्विगु समास में हमारे जो शब्द आते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। जो पहला शब्द और दूसरा शब्द दो शब्दों से दो से अधिक होते मिलकर बनता है समास, ठीक है। तो उन समास में जो हमारा पहला पद होगा जो वो क्या कहेगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। दूसरा विशेष होता है, पहला शब्द जो होता है वो विशेषण, दूसरा विशेष होता है, और ये विशेषण जो होगा वो संख्यावाचक होता है। जैसे सडानन, ठीक है। जैसे दशानन होता है वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, 10 सिरों वाला जिसे रावण कहा गया है, ठीक है। बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में हमारा 2 शब्द मिलकर किसी तीसरी की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तो दशानन वो जहाँ पे आता है वो दशानन हमारा बहुब्रीहि में आ जाएगा, जबकि सडानन मतलब 6 सिरों वाला या सड आनंद, ठीक है, तो वो हमारे द्विगु समास में आ जाएगा। द्विगु समास आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो यहाँ पे अव्यय आते हैं। अव्यय क्या होता है, जैसे यथा, यथा एक अव्यय है, यथा क्या है, अव्यय। तो इससे बना हुआ शब्द भी अव्यय की तरह काम करेगा, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, ठीक है। दिन प्रतिदिन होता है, प्रतिवर्ष, इस टाइप के शब्द, ये शब्द क्या है, अव्यय है। ये शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास में आते हैं। तत्पुरुष समास में हमने बताया था कि 2 पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, यहाँ पर तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें रसोई हमारा विशेषण हो गया और घर, क्योंकि घर कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कहा रसोई घर, तो रसोई एक स्पेसिफिक घर के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे खाना ही बनता हो, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास भी समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों, कब, कौन से
कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो यहाँ पे सर्वनाम जो पूछा गया है उसमें कब, कौन और क्यों, ये कौन से उदाहरण है किसके, सर्वनाम के। तो इनका हम सर्वनाम की तरह भी प्रयोग किया जाता है, करते हैं, जो कि हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मदिरालय में शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। संधि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। संधि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर बात करें स्वर संधि और व्यंजन संधि में। ठीक है, बाकी विसर्ग संधि में कुछ रूल हो जाते हैं जो आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन स्वर संधि बहुत ही सिंपल है, स्वर संधि पढ़ने में मजा आती है अगर आप चाहें तो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो संधि का यूज किया गया है, यहाँ पे स्वर संधि है, कैसे पता चल रहा है? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी 1 सेकंड में जानने के लिए कि आप इसके जो भी शब्द हुआ करो उसके मिडल में देखो, मिडल वाला वर्ड पकड़ा करो। यहाँ पे मदिरालय, आप पता है मदिरा प्लस आलय दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो मात्रा लगी वो आ की मात्रा लगी है। तो मात्राएं जो हम लोग संधि पढ़ते हैं उसमें हम लोग मात्राएं, मतलब जो हमारे स्वर है ना 11 स्वर, जो आ से लेकर वो और या व और 2 शब्द और बढ़ते हैं आव और आय। ठीक है, ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं, य व आय आव। ठीक, ये 4 और 11 स्वर, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या, किसमें, संधि में। ठीक है, ये हमारे मोस्टली रूल होते हैं। ठीक है, इन्हीं से रूल बनते हैं। तो मदिरालय में देखें तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा संधि है वो हमारा स्वर संधि है, और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है? तो ये हमारे दीर्घ संधि है। तो मदिरा प्लस आलय हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। मदिरा में राग में देखें तो यहाँ पे दीर्घ रूप आ का दीर्घ रूप बड़ा आ, और यहाँ आलय में बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाएगा, क्योंकि हमारा दीर्घ रूप में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अवतरण का एक नाम और होता है, तो यहाँ पे योजक, कोष्टक, निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबके सामने निशान भी बना हुआ, वही हमारा निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह जिसे डबल इन्वर्टेड कामा जो उसमें बोलते हो, मतलब जिनकी बातें स्वयं, मतलब जो का त्यों लिखा जाता है, जिसने जैसे कहा उसी को वैसे ही लिखने के लिए हमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक आप ब्रैकेट समझते हो, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। योजक मतलब डैश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया? अब यहाँ पे जो विशेषण प्रयोग किया गया संख्याबोधक, वो किस प्रकार है? सही मतलब 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का जो वर्ड आया वो गणनावाचक है। कौन सा है हमारा यहाँ पे? गणनावाचक। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सारे हैं ये संख्याबोधक में ही आते हैं। समुच्चय बोधक मतलब वो एक प्रकार का समुच्चय बनाता हो, समुच्चय मतलब एक ही प्रकार के। अनिश्चित मतलब कुछ फल रखे हैं, तो ये अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे फल की संख्या नहीं पता। आवृत्ति बोधक तो बार बार रिपीट होने वाली चीज, जैसे प्रतिदिन, दिनों दिन, है ना, ये सब क्या? आवृत्ति बोधक। जैसे वह प्रतिदिन गाना गाता है, तो प्रतिदिन मतलब डेली, है ना, यहाँ पर काउंटेबल है, डेली है, आवृत्ति हो रही बार बार। गणनावाचक की बात करें, सस्ते मतलब गणनावाचक में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो यहाँ पे जब हमने क्रिया पिछली प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको पढ़ाया हुआ है, क्रियाओं के बारे में बताया हुआ है। आप चाहे तो जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे जो लिखवाया शब्द है, लिखवाई शब्द है, यहाँ पे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो यहाँ पे चिट्ठी जो कार्य हो रहा है, वर्क क्रिया हो रही है, वो किसी और के द्वारा हो रही है। मतलब ये जो क्रिया करवाई है राधा ने नहीं की है, किसी और से राधा ने करवाई है। तो जब हम कोई कार्य किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। हम किसी को कार्य प्रेरणा के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है, प्रेरणात्मक क्रिया। तो यहाँ पे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो पायल को क्या किया है? प्रेरणा दी चिट्ठी लिखने के लिए। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो प्रेरणात्मक क्रिया क्या हो गई? लिखवाई क्या हो गई? प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्लाहट। अब यहाँ पे प्रत्यय हमसे पूछा है, तो हमने कल की क्लास में बताया था प्रत्यय उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय हमारे जो शब्द के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि उपसर्ग हमारे शब्द के स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं। और इन दोनों में अंतर अगर बात करें तो अंतर की बात करते हैं, तो जो हमारा उपसर्ग होता है, जब हम शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं तो हमारा वहाँ पे एक नया शब्द बनता है, जबकि प्रत्यय में हमारा केवल उसका भाव चेंज हो जाता है। जैसे मानव में ता जोड़ दे तो मानव एक संज्ञा शब्द हो गया, ता जोड़ दिया तो भाववाचक बन गया, तो भाव आ गया। लेकिन यहाँ पे शब्द नहीं बदला, उसका भाव बदल जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपसर्ग में एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हार, जैसे कि बात करें
कार, कार एक शब्द कैसा है, कार हमारा शब्द है जिससे गाड़ी चलाने वाली कार, उसी को बोलते हैं। लेकिन जैसे हमने प्रति जोड़ा, प्रति एक शब्दांश जोड़ दिया तो प्रतिकार, प्रतिकार मतलब बदला लेना। ठीक, नया शब्द कार, कार नॉर्मली शब्द था गाड़ी चलाने वाला, जैसे हमने प्रति जोड़ दिया एक नया शब्द बन गया प्रतिकार, जो कि क्या हुआ, एक अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम मानव प्लस ता जोड़ दें तो मानव अलग संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और उसमें ता जोड़ दिया तो क्या बना, मानवता। तो मानवता एक भावना हो गई। ठीक है, भाव हो गया। तो यहाँ पे शब्द जो बनना है उसी से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा उपसर्ग होता है उसमें नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चिल्लाहट में प्रत्यय देखें तो प्रत्यय हमने बताया अभी लास्ट में लगेगा, तो चिल्ला हमारा यहाँ पे जो होता है चिल्लाना क्रिया हो जाएगी। चिल्ला वैसे तो ये गलत है, चिल्लाना क्रिया होगी। ची भी नहीं होगा, हट भी नहीं होगा, आहट, आहट हमारा प्रत्यय होता है चिल्लाहट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो कि अभी हमने बताया उपसर्ग स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे अभिभाषण, भाषण हमारा मूल शब्द हो गया। अब भाषण से अलग हटा दे तो अभी बचता है, तो अभी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल का ताड़ बना मुहावरे का अर्थ बताइए। धाक बटाना, व्यर्थ काम करना, आक्रमण करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो तिल का ताड़ बनाना आपको पता है, जब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो आपकी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, मतलब छोटी सी सिंपल सी बात थी उसको बड़ा चढ़ा के उसका तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष, यहाँ पे अपरोक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है, द्रष्टव्य स्थूल, तो आपको भी यहाँ पे लग सकता है कि परोक्ष अप्रोच होगा, लेकिन परोक्ष का अप्रोच नहीं, यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष मतलब छुपा हुआ, प्रत्यक्ष सामने हो। ठीक है, तो यहाँ पे विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये चीजें हम लोग किसके लिए बोलते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा कंजूस होता है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे प्राण जाए प्रवचन न जाए, इससे कहावतें होती हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, पैसे की ही माँ बाप को दोनों, पैसे का बहुत मोह होना, जान चले जाए पर पैसा न जाए, ये आपको सुनने में देख आप कुछ बच्चे इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। अत्यधिक कंजूस होना ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। आपको स्थायी भाव पढ़ लेने हैं, जितने भी लगभग 11 या 12 स्थायी भाव हैं उनको देख लेना है। तो यहाँ पे क्रोध के बारे में पूछा, तो क्रोध आपको पता होगा। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ लोग यहाँ पे भयानक रस भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्रोध जब आता है तो लोग मतलब बहुत क्रोधित हो जाते हैं भयानक से, लेकिन यहाँ पे भयानक गलत होता है। यहाँ पे क्रोध का जो रस होगा स्थायी भाव वो रौद्र रस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोरठा के द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है सोरठा की बात करें तो सोरठा में 4 छंद होते हैं। ठीक है, 4 कैसे होती है, मतलब 4 पंक्तियां होती है, 1 2 3 और 4। बात करें यहाँ पे पूछा द्वितीय और चतुर्थ, तो पहली ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, तो थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो दूसरी और चतुर्थ श्रेणी में चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, तो इसमें 13 मात्रा होती है। कितनी, 13। और पहले और तीसरे में 11। या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि सममात्रिक छंद में, सोरठा में सममात्रिक में 13 होती है, सम मतलब 2 और 4 वाली। ठीक है, और विषम मात्रिक में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म जो कि हमने बताया था, अच्छा ये हमारा अलंकार है समास में बताया। तो अलंकार में जिस प्रकार समास में बताया था कि दोनों पद समान होते हैं, इसी प्रकार अलंकार में भी जब 2 पद समान होता है, 2 पद समान मतलब एक की तुलना दूसरे से की जा रही होती है, तो वहाँ समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार है, नहीं सॉरी यमक नहीं, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा दी जाती है। ठीक है, उपमा मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भाग शब्द के अनगाती शब्द किस विकल्प में से नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भाग का मतलब एक भागना होता है रनिंग वाला, एक भाग मतलब हिस्सा लेना होता है, और भाग मतलब बांटना भी होता है, ब्याज नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो काल बहुत सिंपल से है, कुछ लगभग हिंदी में अगर बात करें तो पहले में हम लोग 7 पढ़ते हैं शायद से, अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भूतकाल होता है उसमें लगभग 7 हैं, और जो वर्तमान काल होता है उसमें 3 होते हैं, और जो भविष्य काल होता है उसमें 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर जो राइट आंसर की बात करें तो वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल की पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जा चुका है
अब जा चुका है तो यहाँ पर अब भूतकाल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण भूतकाल नहीं है। जा चुका था तो पूर्ण भूतकाल हो सकता था, ठीक है। समान वर्तमान काल भी नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल भी नहीं है। यहाँ पे आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं, ठीक है। आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल होने वाला है, या पूर्ण वर्तमान काल या बीच में है, ठीक है। ना तो ये भूतकाल ही हो रहा है, ना ये पूर्व वर्तमान काल, इसके बीच में है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे राम अभी सोएगा, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। तो अगर बात करें इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दिया है, तो कौन सा है? राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? तो वाच्य को पहचानने के लिए सिंपल सा है कि जब कृतवाच्य कर्ता के द्वारा क्रिया हो रहा है तो कृतवाच्य होता है, जब कर्म भी शामिल होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, जब भाव उत्पन्न हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे राम अभी सोएगा तो यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य, ठीक है। क्योंकि राम अभी सोएगा, तो यहाँ पे जो क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या सोएगा वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कर्म होता है तो वहाँ पे पता पूछते हैं कि क्या करेगा, क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो वो हमको आंसर मिल जाता है कि ये है, ठीक है। जैसे खाना जैसे मूली खाएगा तो मूली क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या खाएगा? मूली खाएगा, आंसर मिल गया, ठीक है। जैसे सोएगा तो क्या सोएगा वो नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा कृतवाच्य है, क्योंकि राम तो है, कर्ता तो है, ठीक है, लेकिन क्या किया जा रहा? सोया तो जा रहा, क्रिया तो, लेकिन कौन सा काम हो रहा है वो नहीं पता जा रहा, इसलिए कृतवाच्य यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी भाषा हिंदी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी भाषा आती है बांगरू भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण? जो नहीं शब्द है, इस नहीं शब्द का कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? तो निश्चयबोधक, विधिबोधक, प्रश्नवाचक या निषेधवाचक। नहीं का मतलब होता है निगेटिव वर्ड होता है, ये निषेधवाचक विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब देखो यहाँ पे समुद्र का पूछा है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे रत्नाकार, भव, वैराग्य, भोर, तो यहाँ पे जो समुद्र का है वो भोर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ और मेघ श्रुति संबंधार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी इसमें इसी ये सेट जो हम लगा रहे हैं वो सिंगल सेट है, और इसमें देखो आपने देखे 2 पर्यायवाची के क्वेश्चन आए हुए हैं और 2 संबंधार्थक के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग 2-2 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से इसमें से मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें मेघ या मेघ और मेघ, मेघ का मतलब एक तो आपको पता होगा बादल होता है, दूसरे मेघ का मतलब क्या होता है वो देखना है। तो यहाँ पे बादल 2 जगह है, बादल और बादल। तो आपको पता है मेघ का मतलब जीवन तो होता नहीं, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बादल और यज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पता है, जो स्त्री अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं? गायिका, नर्तकी, नायक, नायिका। अब कुछ लोग आंसर डी भी लगा सकते हैं और कुछ लोग आंसर सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नायक और नायिका अगर बात करें तो ये हमारे पात्र नाटक में होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, नायिका शब्द हमारा नाटक उपन्यास में होता है, उसमें लिखते हैं नायक नायिका, जबकि जो हमारा अभिनय करते हैं उन्हें अभिनेता और अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ठीक है, तो मानसरोवर जो हमारी रचना है वो हमारी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास, संत एकनाथ। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, संत रैदास, जिसे हम लोग संत रविदास भी कहते हैं, इनको संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको रविदास या रैदास दोनों में से कोई भी मिले, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, राम राम।